ठीक है, तो टॉपिक है हमारा वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी। अब ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं, लगभग मैं कह सकता हूं कि क्लास 11th का हो, क्लास 12th का हो, बेसिकली इसका एप्लीकेशन हर टॉपिक में हो सकता है। तो ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे की सारी अंडरस्टैंडिंग ये समझ लो, क्योंकि सर्कुलर मोशन से भी क्वेश्चन अगर आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली इस चीज को इन्वॉल्व कर रहा होगा। एनएलएम से भी क्वेश्चन आएगा तो इसे इन्वॉल्व कर रहा होगा, जनरली ऐसा देखा जाता है। ठीक है, फिर हम इसके कई सारे फॉर्म देखते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक के अंदर हम पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वही वर्क एनर्जी थ्योरम थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ के नाम से पढ़ी जाती है। ठीक है ना। वही वर्क एनर्जी थ्योरम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर बर्नौलीज इक्वेशन के नाम से पढ़ी जाती है। तो इसके ही कई सारे वेरिएशन हम पढ़ रहे होते हैं। तो अलग अलग, भले आप क्लास 11th की प्रिपरेशन करो या क्लास 12th की प्रिपरेशन करो, हर टॉपिक के अंदर आप ये मान सकते हो कि वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ऑब्वियसली पूरी मैकेनिक्स लिंक्ड है। तो मैं ये नहीं कहता कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपको मैकेनिक्स समझनी है तो आपको एनएलएम, सर्कुलर मोशन और वर्क पावर एनर्जी, ये तीन टॉपिक्स हैं, चौथा भी है सेंटर ऑफ मास। बेसिकली ये चारों मिलके ही मैकेनिक्स बनाते हैं, सब इंटरलिंक्ड है, तो सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस टॉपिक में जब भी डाउट आए तो साथ साथ पूछते चलना, क्योंकि डाउट अगर इसमें रह गए तो समझ लो आगे की फिजिक्स गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो तो शुरू कर देते हैं भाई। वर्क, सबसे पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं वर्क के बारे में। अब वर्क किसे बोला जाता है? तो अगर लेमन टर्म्स में बोला जाए तो कह सकते हैं वर्क बेसिकली क्या होता है? काम करना। ठीक है ना। तो नॉर्मल दुनिया में तो जैसे मैं अभी कुछ काम कर रहा हूं, मैं वर्क कर रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये भी वर्क है। ठीक है, और तुम पढ़ रहे हो, ये भी किसी तरीके से वर्क है। तो दुनिया में हर आदमी कुछ ना कुछ काम कर ही रहा होता है, लेकिन फिजिक्स को उससे मतलब नहीं है। यहाँ जब मैं वर्क की बात करता हूं तो मैं फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूं कि कौन वर्क कर रहा है कौन वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ हम बात करते हैं इफेक्टिवली एनर्जी से रिलेटेड वर्क। तो वर्क क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है ना। लेकिन वो क्या कर सकते हो? आप ट्रांसफर कर सकते हो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। समझ आई बात? तो अगर हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी में कोई चेंज आ जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि हमने वर्क किया है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो लेकिन उस ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो उसे वर्क नहीं बोला जाएगा। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क सिर्फ उसे कहा जाता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाओ तो उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी में कोई चेंज उस फोर्स की वजह से आ सके। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक वॉल है। ठीक है ना। एक वॉल है आपके पास। आपने एक आदमी को बोला कि भाई उसे धक्का लगाओ। ठीक है, तो आदमी उसे पुश कर रहा है। मूर्ख आदमी है, हालांकि होने कुछ वाला नहीं है, वॉल थोड़ी ना चलने वाली है। तो वॉल जैसी थी वैसी की वैसी ही रहेगी अगर हम रिजिड वॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कितना भी फोर्स लगा लो वॉल तो मूव होने वाली है नहीं। पर क्या आदमी ने मेहनत नहीं की? मेहनत की है। तो वो बोल सकता है कि भाई मेरी एनर्जी जो है वेस्ट हुई इसके अंदर, तो उसके लिए कंपनसेशन दिया जा सकता है। लेकिन अगर बोला जाए कि क्या इस आदमी ने इस वॉल के ऊपर कोई वर्क किया, तो हम कहते हैं कि इसने कोई वर्क नहीं किया। और इसका रीजन क्या बोला जाता है? इसका रीजन कह दिया जाता है क्योंकि जो एनर्जी वॉल की पहले थी वही एनर्जी अब भी है। तो क्या सभी को समझ आ रहा है कि वर्क किसे बोला जाता है? तो वर्क सबसे पहले मैं लिख दूंगा, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, work is said to be done if applied force can change the state of energy of an object
इन एनी वे। क्या आपको ये बात समझ आई? इसे हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। अब बात की जाए अगर मैथमेटिकली वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मैथमेटिकली वर्क को डिफाइन किया गया है, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क को डिफाइन किया गया है एफ डॉट एस, जिसे हम जानते हैं, अगर आप ओपन करोगे तो मिलेगा मॉड एफ मॉड एस कॉस थीटा। क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है इसलिए वर्क कैसी क्वांटिटी हो गई? एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट आप देख सकते हो इसकी न्यूटन मीटर होती है, ठीक है ना, न्यूटन मीटर, एफ डॉट एस। क्या आपको बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इसी को सिंपली हम क्या कह दे रहे हैं? वर्क कह दे रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया और उस ऑब्जेक्ट का कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट से आपको क्या मिल जाता है? वर्क डन बाय दैट फोर्स मिल जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, क्या वर्क नेगेटिव हो सकता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वर्क नेगेटिव हो सकता है? हाँ, वर्क नेगेटिव तब हो सकता है जब आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और उसकी एनर्जी बढ़ने की जगह कम होने लग जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर हम वर्क डन को क्या बोल देंगे? नेगेटिव बोल देंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वर्क कैन बी नेगेटिव। और सीधा सीधा आप देख ही सकते हो, थीटा अगर 90 से 180 के बीच में लाई करे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो भी कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो वर्क डन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वर्क डन एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही फोर्स अलग अलग जगह से देखने पे अलग अलग वर्क कर रहा हो? बताओ भाई, हाँ या ना? क्या वर्क एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है? यस और नो, आंसर करो भाई। चलो, तो मेरा क्वेश्चन था कि क्या वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो आंसर आता है यस। वर्क डन, वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट। फ्रेम डिपेंडेंट, एक ही फोर्स, एक ही फोर्स, जैसे mg एक फोर्स है एक ब्लॉक पे लगने वाला, एक ही फोर्स अलग अलग जगह से देखने पर अलग अलग वर्क कर रहा हो सकता है। हो सकता है उसी फोर्स, सेम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। बेसिकली आप ऐसा सोच के देखो, वर्क डन है एफ डॉट एस, तो डिस्प्लेसमेंट तो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है कि नहीं है? हो सकता है किसी जगह से देखने से, किसी फ्रेम से देखने से ऑब्जेक्ट मूव की हो, पर किसी फ्रेम से देखने से ऑब्जेक्ट मूव नहीं की हो। देते हैं, इसीलिए हम कह देते हैं कि वर्क डन क्या है? एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो जब भी आप वर्क कैलकुलेट करोगे तो पहली चीज आप क्या करोगे? फ्रेम डिसाइड करोगे। खैर अभी तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर फोर्स वेरिएबल हो जाए, इफ फोर्स इज वेरिएबल, फोर्स इज वेरिएबल, तो फिर वर्क को डिफाइन कर दिया जाता है इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस। क्योंकि अब लगातार कांस्टेंट फोर्स नहीं है, तो वो डिस्प्लेसमेंट के साथ लगातार बदल रहा है। तो वर्क को डिफाइन कर देते हैं हम एफ डॉट डी एस, जहां पे एफ तो आप जानते हो वेरिएबल फोर्स है आपका, पर डीएस क्या है? तो डीएस कहलाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डीएस कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। याद रखना है आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है बेसिकली dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। हम क्या करते हैं, छोटा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तीनों डायरेक्शन में कंसीडर कर लेते हैं, dx आई कैप में, dy जे कैप में और dz के कैप में, और उससे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ds वेक्टर। तो फोर्स क्योंकि लगातार वेरी कर रहा है, तो मान सकते हैं इतनी छोटी छोटी दूरी के लिए कांस्टेंट है, तो छोटा सा वर्क आप कैलकुलेट करते हो और उसे यहां पे लिख देते हो, ठीक है ना। तो वेरिएबल के लिए हम यूज करेंगे एफ डॉट डी एस। अच्छा, अब ये चीज रिप्रेजेंट क्या कर रही है? आपको पता है इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है एरिया अंडर एफ एस कर्व, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का
अगर आपको कर्व दिया हुआ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपको कर्व दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसके अंदर का जो एरिया होगा, उसके अंदर का जो बाउंड एरिया होगा, वो आपको देगा टोटल वर्क डन। वर्क डन, इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ऊपर वाला एरिया लिया जाता है पॉजिटिव एरिया यानी कि पॉजिटिव वर्क, और नीचे वाला एरिया लिया जाता है नेगेटिव वर्क। तो ओवरऑल वर्क लिखते समय आपको इनका समेशन करना होगा और सॉल्व करके निकालना होगा कि इफेक्टिवली वर्क कितना हुआ है। क्लियर है क्या? सिर्फ जो इंटीग्रेशन होता है वही मैंने यहाँ पे लिखा है, मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन होता है वर्क डन। तो फिर से अगर हम देखें कि क्या था वर्क, तो वर्क पहली चीज तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दूसरा, वर्क तभी कहलाएगा जब आप जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो उस ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ एनर्जी में कोई ना कोई चेंज आए। और तीसरा, मैथमेटिकली हमने डिफाइन किया है वर्क को F डॉट एस, यानी F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी न्यूटन मीटर हो जाती है, ठीक है ना। वर्क कैन बी नेगेटिव क्योंकि वो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। वेरिएबल के लिए हम इंटीग्रेशन F डॉट डी एस कैलकुलेट करते हैं, जहां ds वेक्टर ये होता है, और बेसिकली वर्क फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व के अंदर का एरिया होता है। क्या सभी को ये क्लियर हुआ है? क्लियर हुआ है? अब मैं हर एक चीज का एक एक एग्जांपल करके बताऊंगा, फिर एक एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूंगा ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है ना भाई? तो कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो बड़ा ही आसान सा है कि फोर्स अप्लाई मैंने किया है, मान लो 2i कैप माइनस 3j कैप, और ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम 230 टू -1 to 0। ये मैंने फोर्स अप्लाई किया और ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सीधे मैं निकाल लूंगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये आ जाएगा -3i कैप माइनस j कैप। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब वर्क सिंपली है F वेक्टर डॉट S वेक्टर, और वेक्टर्स हम अच्छे से पढ़ ही चुके हैं, ठीक है ना। सिंपली आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको मिलेगा -6 + 3 यानी कि -3 न्यूटन मीटर, या इसी को हम लिख देते हैं जूल, ठीक है ना। न्यूटन मीटर को आप दूसरी यूनिट भी लिख सकते हो, जूल। बात समझ आई क्या? ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो जब भी आपको कांस्टेंट फोर्स दिया हो, डिस्प्लेसमेंट दिया हो, तो बड़ी आसानी से हम क्या बता सकते हैं भाई? वर्क डन बता सकते हैं, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करके, वेक्टर फॉर्म में अगर हमें सॉल्व करना है तो। दूसरी चीज, अगर मुझे वर्क दिया गया है इस तरह, सॉरी फोर्स मुझे दिया गया है इस तरह से, जैसे मैं आपसे कहूं कि फोर्स है 2x i कैप प्लस 3j कैप, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0 0 0 से 2 2 2। तो अब मैं देख सकता हूं कि फोर्स कैसा है? वेरिएबल है। क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो मुझे यूज करना होगा F डॉट डी एस। ये हो जाएगा फोर्स की वैल्यू, यानी 2x i कैप प्लस 3j कैप का डॉट प्रोडक्ट dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, जो हमारा ds वेक्टर था। अच्छा, अब आपको डॉट प्रोडक्ट करना आता है, i वाले को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i डॉट i तो 1 हो जाएगा, और यहां हमें मिलेगा 2x dx, मिलेगा कि नहीं? प्लस j वाले को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां मिल जाएगा 3 इंटू dy, और z की टर्म नहीं है तो dz का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। अब इनमें हमें x और y की लिमिट लगानी है। तो x पहले 0 था, फाइनली 2, y पहले 0 था, फाइनली 2। इंटीग्रेशन क्या आ गया? एक्स स्क्वायर 0 से 2 प्लस 3y 0 से 2 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 + 6 यानी कि
10 जूल। बात समझ आई? बहुत ही सिंपल है। जो भी फंक्शन दिया होगा उसका डॉट प्रोडक्ट सिर्फ मुझे dx dy dz से करना है, जिससे क्या होगा ना कि x वाली टर्म अलग हो जाएंगी, y वाली टर्म अलग हो जाएंगी, z वाली टर्म अलग हो जाएगी। उनमें आप लिमिट्स पुट कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तो क्या आपको ये समझ आया कि कैसे हम वर्क डन निकाल सकते हैं अगर फोर्स हमें वेरिएबल दिया गया हो तो? और तीसरा जो मैंने आपको बताया है वो है अगर हमें एरिया दिया गया है तो। मान लो ये आपका x है, ये 0, ये फोर्स मुझे दिया गया है, ठीक है ना, और इस तरह से फोर्स एक्ट किया। ये 2 मीटर, ये 4 मीटर और ये 10 न्यूटन। पूछा जाए वर्क डन बाय फोर्स कितना है, मैं सिंपली क्या निकाल दूंगा, एरिया अंडर द कर्व। ये हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो कि हो गया 2 + 4 यानी कि 6 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम 10 यानी कि 30 जूल। तो ये 3 एकदम बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको या तो ग्राफ दिया जाएगा या एक सिंपल फंक्शन दिया जाएगा और या एक कांस्टेंट फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया जाएगा। तो इस तरह से आप उनका वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। किसी को कोई कष्ट या समस्या इन 3 के अंदर? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं जिस पे जो बोल रहा हूं सिर्फ उस पर ध्यान दो। इनमें आपको कोई डाउट नहीं? तो फिर अब आपकी बारी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको बताना है कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स। तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा अच्छा दूंगा आपको, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय F1, एक आपके पास फोर्स है -i कैप प्लस 3k कैप। F2 एक फोर्स लगाया गया है जो है 2i कैप माइनस 3j कैप। और F3 एक फोर्स है जो कि है 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम R1 वेक्टर जो कि था i प्लस j माइनस k टू R2 वेक्टर जो कि था 2i माइनस j माइनस 3k। तो आपको बताना है फाइंड टोटल वर्क डन, फाइंड टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो सारे फोर्सेस ने मिलके कितना टोटल काम किया होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा, वो आपको बताना है। ट्राई करो, चलो देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्योंकि वर्क डन टोटल पूछा है तो बेस्ट होगा कि आप नेट फोर्स पहले से निकाल लो। टोटल फोर्स कितना होगा तो वो तो हमें पता है, सिंपली हमें वेक्टर एडिशन करना है, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3, ये हमें टोटल फोर्स दे देगा। तो अगर मैं ऐड करूं तो नेट फोर्स जो मुझे मिलने वाला है -1 प्लस 2, ये मुझे मिल जाएगा प्लस i। फिर यहाँ पे 3k है, यहाँ पे 5k है तो प्लस 8k, और -3j प्लस 4j यानी कि प्लस j। तो ये आपका नेट फोर्स आ गया i प्लस j प्लस 8k। अब क्योंकि मैंने नेट फोर्स निकाल लिया है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए जो हो जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। सिंपली आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करो तो 2 - 1 यानी कि i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बस आपको क्या करना था, डॉट प्रोडक्ट जो कि बच्चों का काम है, i प्लस j प्लस 8k का डॉट प्रोडक्ट हमें करना था i माइनस 2j माइनस 2k। यह आपको मिल जाएगा कितना, 1 -2 -16, ठीक है ना। कितना हो गया भाई, -17 जूल। यानी कि इस वर्क ने, इन टोटल फोर्सेस ने मिलके इफेक्टिवली ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ाई नहीं होगी बल्कि कम की होगी, क्योंकि उन पे इसने नेगेटिव वर्क किया है। तो जिनका भी 17 आया था बढ़िया बात है, जिनका नहीं आया आप समझ गए होगे, है ना,
कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी, आपने शायद कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक की हो सकती है। क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट? चलो एक क्वेश्चन और अगला। तो आपका फोर्स इस बार दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर आई कैप माइनस 3y जे कैप प्लस 2z के कैप। ठीक है, ये आपका फोर्स है। वर्क डन आपको बताना है इन डिस्प्लेसिंग फ्रॉम 212 टू -130। तो इस बार वेरिएबल फोर्स है, तो हमें वेरिएबल फोर्स वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। करो जल्दी से। चलो देख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमें पता है, वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, यानी कि एक्स स्क्वायर आई माइनस 3y जे प्लस 2z के का डॉट प्रोडक्ट ds वेक्टर यानी कि dxi प्लस dyj प्लस dz के। ये तो फॉर्मेलिटी होती है, समझ ही आ जाता है। एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस -3y dy प्लस 2z dz। लिमिट लगा देते हैं। x जा रहा है 2 से लेके -1, y जा रहा है 1 से लेके 3 और z जा रहा है 2 से लेके 0। बस x³/3 यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास 2 -1 प्लस या माइनस बाहर ले लो पहले ही 3y²/2 और ये 1 से लेके 3 प्लस z²/2 यानी कि सिर्फ z² बचेगा और 2 से लेके 0। वैल्यूज पुट कर देते हैं तो 1/3 यहाँ पे है ही हमारे पास। यहाँ आ जाएगा -1 -8 -3/2। ठीक है ना? और यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 9 -1 प्लस 0 -4। तो ये हमें मिल गया -3। ठीक है ना? माइनस ये हुआ 4 -12 और -4, ये आपको मिला -19 जूल। सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, वर्क डन का ऐसा जिसमें कुछ काम नहीं है। ठीक है ना? तो जिनका भी -19 आया उनका सही था, और जिनका नहीं आया उन्हें गलती शायद समझ आ गई होगी, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ऐसे क्वेश्चन हम और करेंगे। ठीक है, आज तो हम बस ये देख रहे हैं कि क्या क्या टाइप होता है हमारे पास। इन चीजों पे हम वापस से आएंगे और वापस से ये क्वेश्चन करने ही वाले हैं। ठीक है ना? क्लियर है? चलो एक फाइनल क्वेश्चन जो कि ग्राफ का कर लेते हैं। तो आपको बताना है वर्क डन बाय फोर्स। अब ये तो मैं मानता हूं कि हर बच्चा कर लेना चाहिए। एरिया निकालना है, एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है एक्स के अलोंग और ये है आपका फोर्स, और कुछ इस तरह की सिचुएशन है जहां ये है आपका, मान लेते हैं 5, ये है 6 और ये है 8। ये ले लेता हूं मैं 10 न्यूटन और ये मीटर में। बताओ भाई वर्क डन कितना होगा? चलो तो इसमें और टाइम की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, आपको सिर्फ क्या निकालना होता है, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। और याद क्या रखना है कि एरिया जो ऊपर होता है एक्स एक्सिस के वो पॉजिटिव और जो नीचे है वो नेगेटिव। तो पहले तो हमारे पास ये ट्रेपेजियम है, इसका एरिया मैं निकाल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 5 + 6 यानी कि 11 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम जो कि है 10। तो ये आपको मिला भाई 55 जूल। तो 55 जूल तो पॉजिटिव वर्क हुआ है। अच्छा, कुछ नेगेटिव वर्क भी है जो कि नीचे है। ठीक है ना? तो उसके लिए आपको ये पॉइंट चाहिए होगा कि यहाँ पे क्या बन रहा है।
तो उसके लिए ये थीटा यूज कर सकते हैं, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। दोनों ट्राइंगल से अगर tan थीटा लिखा जाए तो y बाय एक्स यानी कि 10 बाय 5 - 6 यानी कि 1 ये होना चाहिए। इसको अगर मैं y मान लेता हूं y, तो 6 - 8 यानी कि 2, तो y आपको मिल गया कितना 20, यानी यहाँ पे -20 न्यूटन का फोर्स गया होगा। तो वर्क डन, ट्राइंगल का एरिया निकालें तो हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट जो कि -20 है, तो ये मिलेगा -20 जूल। तो इफेक्टिवली वर्क डन आपको मिल जाएगा 55 जूल प्लस -20 जूल, यानी वर्क डन हमें मिलेगा कितना 35 जूल। काफी लोगों ने निकाल लिया था और मैं उम्मीद करता हूँ इतना मुश्किल है भी नहीं, एरिया निकालना था सिर्फ हमें। तो इस तरह से हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो ये 3 बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे जो कि पूछे जाते हैं वर्क पावर एनर्जी में। ठीक है, मेनली अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टडी करेंगे कि किस तरह से वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव देखा जा सकता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। कैसे एक ही फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वर्क कर रहा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो आज लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।